हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप नियामृत। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लुसेंट समान ज्ञान की चैप्टर सीरीज़ को देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे लुसेंट समान ज्ञान की साइंस ऑब्जेक्टिव में पादप जगत के वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। पादप जगत का वर्गीकरण, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आपको बता दें नॉलेज के लिए कि इस चैनल पर लुसेंट्स ऑब्जेक्टिव के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, यानी कि साइंस के प्रश्न को एक प्लेलिस्ट में, जीके के प्रश्न को हिस्ट्री एक सेक्शन में किया गया, ज्योग्राफी, फिर साइंस के तीनों सेक्शन को अलग अलग करके दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में आपको देख लें, आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको सहायता करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर्स पादप जगत के वर्गीकरण के प्रश्न को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो याद रखेंगे वो कहा जाता है लिनियस को। याद रखेंगे लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी लिनियस ही हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्वीडिश। याद रखेंगे वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइनेरोगेम्स में। याद रखेंगे पुष्पी पादपों को फाइनेरोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? याद रखेंगे क्रिप्टोगेम्स में। याद रखेंगे क्रिप्टोगेम्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसीज। याद रखेंगे वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो है स्पेसीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं? तो जलीय पौधे। याद रखेंगे हाइड्रोफाइट जो होते हैं जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। याद रखेंगे द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना होता है जो उनके वंश और जाति को बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी अनावृत बीजी वे पौधे होते हैं जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे वो किए थे लीवेनहुक ने। याद रखेंगे जीवाणु की खोज लीवेनहुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो देखिए अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जीवाणुओं के पौधे माना गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो याद रखेंगे सूत्रकणिका नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो बताइए जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो याद रखेंगे छड़ रूपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं क्या कहलाते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गोलार्ध। नेक्स्ट प्रश्न है एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोकस। नेक्स्ट प्रश्न है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पाइरिलम। याद रखेंगे एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णकीलवक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 पाश्चर प्रसिद्ध हैं, पाश्चर प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। याद रखेंगे पाश्चर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो बताइए निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है, तो याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे सबसे छोटा जीव कौन है, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और इसमें तो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कुल लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट प्रश्न है अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि, याद रखेंगे अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जो है जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और वे इस तरह वो मर जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है, तो है एशेरिचिया कोलाई। याद रखेंगे एशेरिचिया कोलाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तो वो है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं जीवाणुओं से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनेंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 64। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन सी फली। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का अवशोषण करने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु का। प्रश्न है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना। याद रखेंगे एनाबीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया को कम करके प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो मालूम होगा आपको दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बताइए किसके द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है? तो वो हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? तो याद रखेंगे इवानोवस्की ने सबसे पहले जो है वायरस की खोज की थी। याद रखेंगे इवानोवस्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है विषाणु माने जाते हैं। तो बताइए विषाणु माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी शब्द संबंधित है तो बताइए टीएमवी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो है विषाणुओं से। याद रखेंगे विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। यानी कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो वो किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी तो किसकी खोज की थी? तो वो की थी चेचक के टीका की। नेक्स्ट प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है। तो बताइए विषाणु जो है वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में। याद रखेंगे विषाणु जो है कभी भी जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसलिए निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं में।
नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण है, एड्स का क्या कारण है? तो बताइए एड्स का क्या कारण है? तो है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स का कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो बताइए वो है एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो वो है एक एंडेड RNA, एक स्ट्रैंडेड RNA। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण है, तो बताइए एड्स का क्या कारण है? तो वो है वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? देखिए इबोला जो है एक वायरस है, याद रखेंगे इबोला जो है क्या है? तो एक वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स फैलता है, तो बताइए एड्स फैलता है तो एड्स किससे फैलता है? तो फैलता है शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्स क्या है? तो बताइए सार्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए चेचक। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो होती है विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो बताइए शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। शैवाल विज्ञान जो है एल्गोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बताइए शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो मिलता है यूक्लोरेला, याद रखेंगे यूक्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, क्यों पड़ा? सारगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या होता है? आयोडीन होता है। आपको मालूम होगा कि आयोडीन जो है सबसे ज़्यादा जो है समुद्री जो है भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो शरीर में गलगंड नामक रोग हो जाता है, घेगा नामक रोग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए नमक खाया जाता है, और नमक या फिर समुद्री खरपतवार या फिर उसके भोज्य पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है लेमिनेरिया से। याद रखेंगे लेमिनेरिया एक शैवाल है, उससे आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है। देखिए केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प किससे प्राप्त होता है? तो होता है समुद्री शैवाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? कौन सा स्वपोषित है, यानी कौन खुद अपना भोजन बना ही लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। याद रखेंगे वो स्वपोषित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन स्वपोषित है? तो है शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, देखिए राइजोबियम जो है वो भी जैव उर्वरक के रूप में यूज होता है, एजोला भी होता है और नील हरित शैवाल भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील हरित शैवाल, राइजोबियम, जोला यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, एक कोशीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखेंगे, लाल सागर का रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण, लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? तो होता है शैवाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंजाई। नेक्स्ट प्रश्न है, कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कौकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो बताइए, सभी कवक जो है सदैव क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध पोषी। सभी कवक जो है सदैव जो है विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोर्टिकोलस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, इसका नाम है कोप्रोफिलस। याद रखेंगे, कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो कौन है? तो कोप्रोफिलस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो बताइए किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो याद रखेंगे, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, कवक में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक में। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो नहीं होता है कवक में। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम क्या है? तो देखिए, पेनिसिलियम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो वो है कवक। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो बताइए, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लैविसेप्स द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट में कायिक जनन होता है, ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को क्या बना देता है, स्पंजी बना देता है। जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को छिद्रयुक्त कोमल और स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा एगाइरिकस। नेक्स्ट प्रश्न है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कवक से। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, तो वो किया था वॉक्समैन ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है, बताइए टिक्का रोग किसमें होता है, देखिए टिक्का रोग जो होता है ना वो होता है मूंगफली में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो बताइए गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो देखिए सामान्य खाद्य छत्रक कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होता है, सामान्य खाद्य छत्रक जो है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, मशरूम क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है मशरूम क्या है, तो देखिए मशरूम एक कवक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो वो होती है कवक से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो वो होता है माइकोराइजा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ्लाविस किससे बनते हैं, एफ्लाविस किससे बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्परजिलस का उपयोग किसके बचाने में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पनीर को, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है, तो वो बनाने में होता है पनीर का। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है, तो वो है शैवाल और कवक के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो देखिए लिटमस जो होते हैं लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखेंगे लिटमस जो है किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो कहलाता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेक्सिकोल्स। याद रखेंगे सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो याद रखेंगे वो खाते हैं इंडोकार्पन को। याद रखेंगे इंडोकार्पन को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के लोग जो है इंडोकार्पन लाइकेन को खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? देखिए वो कहते हैं ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रायोफाइट्स में संबंधित है, ब्रायोफाइट में सम्मिलित है। देखिए ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है तो कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए लीवरवर्ट और मॉस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवरवर्ट और मॉस। नेक्स्ट प्रश्न है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? देखिए बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा और टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा एजोला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? देखिए पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो याद रखेंगे वो रखते हैं सिलेजीनेला। याद रखेंगे सिलेजीनेला। याद रखेंगे सिलेजीनेला में एक गुण होता है पुनर्जीवन का गुण, इसके कारण भी इसको मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकोपोडियम के। याद रखेंगे लाइकोपोडियम के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एजोला को। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइटस में प्राप्त किया जाता है, टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चिलगोजा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? कोलेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा
शाइकस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाइकस। नेक्स्ट लेकर देखते हैं, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? बताइए, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो वो होता है शाइकस में। सबसे बड़ा बीजांड भी शाइकस में ही पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिलगोजा चिलगोजा किस में प्राप्त होता है? बताइए, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाइनस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो याद रखेंगे, साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। याद रखेंगे, साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त की जाती है इफेड्रा से। याद रखेंगे, इफेड्रा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विषाणु क्या है? देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायरस जो है क्या है? तो देखिए, मालूम होगा, वायरस जो है अकोशीय जीव है, अकोशीय। नेक्स्ट प्रश्न है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? तो याद रखेंगे, वो है जीवाणु विकृति। क्या है? तो है जीवाणु विकृति। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु विकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो मालूम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषक संकेतक पौधा है। मतलब अगर कहीं प्रदूषण होगा ना, तो वहाँ वायु प्रदूषण होगा, तो वहाँ पर लाइकेन का पौधा जो है नहीं पनपेगा, यानी उसकी वृद्धि नहीं होगी। यानी अगर लाइकेन बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, लाइकेन बढ़ रहा है वो पौधा, तो आप समझिए कि लाइकेन अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का पौधा है, प्रदूषक संकेतक का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे एजोला को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल। याद रखेंगे, नीला हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थी पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित 133 क्वेश्चन जो कि लुसेंट बुक से ली गई थी। फ्रेंड्स, इसी तरह की साइंस के सभी चैप्टर जो है इस चैनल पे प्लेलिस्ट में दे दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लें और बार बार प्रैक्टिस कर लें अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और लास्टली एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share it. Thank you. Have a nice day.